हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, फंक्शन इस चैप्टर में इसके पहले लेक्चर में हमने फंक्शन का डेफिनेशन और फंक्शंस के टाइप्स इस पार्ट को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन को यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 6.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहां पे दिया है, चेक इफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। यहां पे हमें रिलेशंस दिए और ये रिलेशंस फंक्शंस है या नहीं हमें यहां पे चेक करना है। ठीक है, देखिए इस पिक्चोरल डायग्राम में जो सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट्स है 2 1 0 -1 2 और यहां पे सेट बी में एलिमेंट्स है -3 2 1 5 6 -1। अब दिस टू एसोसिएटेड विथ -3, 1 एसोसिएटेड विथ 1, 0 एसोसिएटेड विथ 2, -1 एसोसिएटेड विथ 1 एंड -2 एसोसिएटेड विथ 5। देखिए रिलेशन अगर फंक्शन के कंडीशंस मतलब फंक्शन के डेफिनेशन के कंडीशन सेटिस्फाई करता है, कौन कौन से कंडीशंस है? सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है हर एक एलिमेंट सेट बी के मतलब यहां पे जो कोडोमेन के एलिमेंट्स है उनके यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट रहना चाहिए। देखिए हर एक एलिमेंट इधर के एक मतलब यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट है। जैसे 2 -3 से है, 1 1 से है, माइनस, अब भले ही आपको 1 और -1 इस 1 के साथ एसोसिएट दिख रहा है, ये मेनी 1 का केस है, इधर मेनी और यहां पे 1। मेनी 1 का केस फंक्शन में चलता है, मतलब रिलेशन में, उस रिलेशन को फंक्शन कहने के लिए अगर ये मेनी 1 है तो उस रिलेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं। 1 मेनी को हम लेकिन यहां पे फंक्शन नहीं कह सकते। ठीक है, अब यहां पे मेनी 1 का पार्ट है, हर एक एलिमेंट एसोसिएट है। ओके, मतलब इसका मतलब हर एक एलिमेंट के लिए इधर इमेजेस है। ओके, भले यहां के दो एलिमेंट यहां के एक एलिमेंट से एसोसिएट है लेकिन ये फंक्शन के डेफिनेशन में फिट होता है। ठीक है ना, तो देखिए हम यहां पे क्या कहेंगे, एवरी एलिमेंट, ओके, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट्स, ये क्या हो रहा है, एसोसिएट्स हो रहा है, एसोसिएट्स विथ only one element of set B, okay, of set B. Therefore this relation is a function। ये जो रिलेशन है ये यहाँ पे फंक्शन है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भले ही आपको दो एलिमेंट्स इधर के एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट दिख रहे हैं, इसे कहते हैं हम डोमेन, इसे कहते हैं हम कोडोमेन, और जीन एलिमेंट, और ये 2 को, इस -3 को 2 का हम इमेज कहते हैं, 2 को -3 का प्री इमेज कहते हैं। -3 इज द इमेज ऑफ 2 एंड 2 इज द प्री इमेज ऑफ -3। यहाँ के जिन एलिमेंट्स को इधर प्री इमेज है उन एलिमेंट के सेट को हम कहते हैं रेंज, मतलब रेंज में -3 2 1 5 रहेगा, और ये पूरे सेट को हम कहते हैं कोडोमेन, इसे कहा जाता है डोमेन। ठीक है, अब यहां पे जो बी में हमें दिया है, देखिए बी में हर एक एलिमेंट के लिए इधर इमेज है, लेकिन यहां का जो एलिमेंट आर ऐसा है, ये सेट, यहां ये सेट और सेट बी है, यहां का एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट बी के दो एलिमेंट के साथ एसोसिएट है। यहां पे मेनी 1 सिचुएशन था लेकिन यहां पे 1 मेनी सिचुएशन है। 1 मेनी नहीं चलेगा, 1 मेनी है, मेनी 1 है तो उसे हम कंसीडर करेंगे फंक्शन के लिए, लेकिन 1 मेनी अगर रहेगा, जैसे यहां पे 1 है और यहां पे मेनी है, 1 मेनी, ये केस कौन सा है, 1 मेनी वाला है, और ये केस कौन सा है, मेनी 1 वाला है। तो मेनी 1 वाला जो सिचुएशन रहेगा, जो केस रहेगा, उसे हम कंसीडर करेंगे, लेकिन 1 मेनी को मतलब यहां इधर 1 और यहां पे मेनी रहेंगे तो इसे हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो इस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कह सकते। इसका कारण क्या रहेगा, देखिए एलिमेंट आर, ओके, एलिमेंट कौन सा, आर belongs to a associate, okay, associate with two elements of set B। सेट बी के 2 एलिमेंट के साथ एसोसिएट है। therefore this relation, यहां का जो रिलेशन है, this relation is not a function, ये रिलेशन यहां पे फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये जो सब क्वेश्चन सी है इसमें देखिए, लुक हियर, -3 associate with 7, 1 associate with 9, 0 associate with -6, 2 associate with 3, 4 associate with 2।
लेकिन डोमेन का -2 एलिमेंट ऐसा है जो सेट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं है, मतलब इस -2 को इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन के डेफिनेशन में फिट नहीं होता है। इसका मतलब हम यहां पे क्या कहेंगे, -2 बिलोंग्स टू ए डज नॉट, ओके, डज नॉट एसोसिएट विथ एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ ये एसोसिएट नहीं हो रहा है विथ एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। देखिए फंक्शन कहने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डोमेन का हर एक एलिमेंट को डोमेन के एलिमेंट के साथ, यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट रहना चाहिए। डोमेन का हर एक एलिमेंट को डोमेन के यूनिक एलिमेंट, मतलब वन एंड ओनली वन एलिमेंट के साथ एसोसिएट रहना चाहिए। मेनी वन केस चलता है, लेकिन वन मेनी केसेस, वन मेनी जो केस रहेगा ये हम फंक्शन के लिए कंसीडर नहीं करते। यहां पे मेनी वन है लेकिन यहां वन मेनी है, तो ये केस हम फंक्शन के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए सब क्वेश्चन ए में फंक्शन जो था, रिलेशन जो था वो फंक्शन है। सेक्शन सब क्वेश्चन बी में फंक्शन नहीं है और सब क्वेश्चन सी में भी फंक्शन नहीं है। यहां पे फंक्शन क्यों नहीं है, बिकॉज -2 इज नॉट एसोसिएटेड विथ एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। यहां पे फंक्शन क्यों नहीं है, बिकॉज यहां पे वन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएट विथ टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, मतलब यहां पे वन मेनी केस है और ये केस हम रिलेशन का, ये केस हम फंक्शन के लिए कंसीडर नहीं करते। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज वी सेट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स रिप्रेजेंट फंक्शन फ्रॉम सेट ए दिया है 1 2 3 4 और सेट बी है -1 0 1 2 3। ठीक है, सेट ए से सेट बी, मतलब अगर सपोज हमने सेट ए से सेट बी ऐसा फंक्शन यहां पे कंसीडर किया ऑर्डर पेयर का, ओके, तो इसमें से कौन से ऑर्डर पेयर यहां पे फंक्शन जो है ये फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, मतलब फंक्शन की डेफिनेशन यहां पे सेटिस्फाई करता है, कौन सा ऑर्डर पेयर, ऐसा यहां पे हमें पूछा गया है। देखिए सब क्वेश्चन ए में ऑर्डर पेयर दिया है 1 0 3 3 2 -1 4 1 2 2। हमें पता है इस ऑर्डर पेयर में हर ब्रैकेट में जो पहला एलिमेंट है ये सेट ए का एलिमेंट है और जो दूसरा एलिमेंट है ये सेट बी का एलिमेंट है। तो सेट ए में हमें एलिमेंट दिया है 1 2 3 4, सेट बी में एलिमेंट है -1 0 1 2 3। अब देखिए सब क्वेश्चन ए में ऑर्डर पेयर हमें क्या दिया है 1 0, मतलब 1 एसोसिएट विथ 0, फिर 3 एसोसिएट विथ 3, ओके, फिर 2 एसोसिएट विथ -1, फिर यहां पे 4 एसोसिएट विथ 1 और फिर 2 एसोसिएट विथ 2। अब ये केस कौन सा है, देखिए ये वन मेनी वाला केस है, तो वन मेनी वाला केस हम यहां पे फंक्शन के लिए कंसीडर नहीं कर सकते। हाँ, यहां पे मेनी वन जो अगर सिचुएशन है तो उसे हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां ये जो फंक्शन है, सपोज अगर हमने यफ कंसीडर किया यहां पे फंक्शन, ओके, सेट ए और सेट ए की तरफ से सेट बी तक, मतलब फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अगर हमने फंक्शन यफ कंसीडर किया, ठीक है, रिलेशन यफ कंसीडर किया, तो यहां पे यफ जो है ये यफ फंक्शन नहीं रहेगा। ओके, यफ इज नॉट अ फंक्शन। व्हाई, ये यहां पे फंक्शन क्यों नहीं रहेगा, बिकॉज देखिए, बिकॉज इसका हम कारण भी दे सकते हैं। क्या कारण रहेगा, 2 बिलोंग्स टू ए, ओके, एसोसिएट्स, ये क्या हो रहा है, एसोसिएट विथ 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, विथ 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। कौन कौन से डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है वो भी हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स -1 and 1 ऑफ सेट बी, सेट बी के 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के साथ ये एसोसिएट हो रहा है, इसलिए इसे हम फंक्शन नहीं कह सकते। इसी प्रकार से सपोज यहाँ पे हमने रिलेशन यफ कंसीडर किया ऑर्डर पेयर का। अब देखिए सब क्वेश्चन बी में क्या दिया है, 1 एसोसिएट विथ 2, ओके, फिर 2 एसोसिएट विथ -1, फिर 3 एसोसिएट विथ 1 एंड 4 एसोसिएट विथ 3। इसे हम, इस रिलेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं। यफ इज अ फंक्शन, यहां का यफ जो है ये फंक्शन रहेगा। व्हाई, बिकॉज हम क्या कह सकते हैं, एवरी एलिमेंट, ध्यान दीजिए, एवरी एलिमेंट
of set A associates with unique element of set B, with unique element of set B, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसे हम फंक्शन कह सकते हैं। अब देखिए सब क्वेश्चन सी में हमें क्या दिया है, 1 एसोसिएट विथ 3, ओके 1 एसोसिएट विथ 3, फिर 4 एसोसिएट विथ 1, ओके 2 एसोसिएट विथ 2, ये हमें दिया है, ओके। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, अब यहां सेट ए में 3 एलिमेंट हमें ऐसा मिल रहा है जिसका इमेज नहीं है, ओके। तो इसे यफ इज, यहां पे जो यफ हमने डिफाइन किया है, यफ इज नॉट अ फंक्शन, यहां का यफ फंक्शन नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज हम यहां पे इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। व्हाई? 2 बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए में 2 एलिमेंट ऐसा है, डज नॉट associate, okay, does not associate with any element of set B, with any element of set B, सेट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ ये एसोसिएट नहीं होता है। फिर डी ऑर्डर पेयर देखिए क्या दिया है, यहां पे 1 1, फिर 2 1, 2 एसोसिएट विथ 1, ओके 3 एसोसिएट विथ 1 एंड 4 एसोसिएट विथ 1। यहां पे देखिए 1 एसोसिएट विथ 1 दिया है, ठीक है ना, फिर 2 एसोसिएट, देखिए 1 एसोसिएट विथ 1, 2 एसोसिएट विथ 1, 3 एसोसिएट विथ 1, 4 एसोसिएट विथ 1। तो यहां पे ये जो केस है, ये केस मेनी वन वाला है, यहां पे इधर मेनी है और इधर वन ही है। मेनी वन जो केस है उसे हम फंक्शन के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां पे जो यफ डिफाइन किया जाएगा, इस यफ को हम कह सकते हैं यफ इज अ फंक्शन, इस यफ को हम फंक्शन कह सकते हैं। व्हाई? बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, every element of set A is associated, okay, is associated with ध्यान दीजिए, is associated with unique element of set B, unique element of set B, every element of set A is associated with unique element of set B, that's why यहां का जो यफ रहेगा, इस यफ को हम कह सकते हैं फंक्शन, ठीक है ना। देखिए फंक्शन कहने के लिए अब यहां पे मैंने पिक्चोरियल डायग्राम इसलिए कंसीडर किया है, इसलिए ड्रॉ किया है कि आपको समझने के लिए थोड़ा सा आसान रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा, इसके लिए मैंने यहां पे पिक्चोरियल डायग्राम ड्रॉ किया है। चाहे तो आप सीधा सीधा भी लिख सकते हो, ये जो रिलेशन है, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है नीचे, ये स्टेटमेंट आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ये पिक्चोरियल डायग्राम आपको ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये डायग्राम अगर ड्रॉ करते हैं तो आपका पिक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा कि जैसे हम क्यों नहीं कह रहे हैं, ये इस पिक्चर से आपको समझ में आएगा। तो ये पिक्चर्स हमारे लिए बहुत यूजफुल है, ये जो पिक्चोरियल डायग्राम है हमारे लिए बहुत यूजफुल है। देखिए फंक्शन कहने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सेट ए का, जिसे हम डोमेन कहते हैं, डोमेन का हर एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट रहना चाहिए, तभी हम उसे फंक्शन कह सकते हैं। वन मेनी का केस पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेनी वन का केस पॉसिबल है। इसका मतलब सेट ए के मेनी एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट रह सकते हैं, लेकिन सेट ए का वन एलिमेंट सेट बी के मेनी एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं रह सकता, इसलिए वन मेनी केस हम कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन मेनी वन केस हम यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आपका फंक्शन का जो डेफिनेशन है, ये फंक्शन का डेफिनेशन क्लियर रहना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, आपका फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके लिए यहां पे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हमें दिया है, मतलब यहां पे हम प्रॉपर डेफिनेशन यूज कर रहे हैं फंक्शन का। फंक्शन का जो डेफिनेशन हमने इसके पहले देखा है, डिस्कस किया है, सीखा है, उस फंक्शन के डेफिनेशन के यहां पे हम अप्लाई कर रहे हैं, और तब जाके हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि दिया हुआ रिलेशन, पहले इस पे रिलेशन दिया था, यहां पे भी रिलेशन है, लेकिन ऑर्डर पेयर का रिलेशन है, तो ये रिलेशन, इस रिलेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं क्या नहीं। इसके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, check if the relation given by the equation represent y as a function of x। यहां पे हमें रिलेशंस दिए हैं और ये रिलेशंस y as a function of x रिप्रेजेंट करता है क्या, ऐसा यहां पे हमें चेक करना है। देखिए पहला जो यहां पे क्वेश्चन हमें दिया है, इट इज 2x + 3y = 12। इसका मतलब हम 3y = लिख सकते हैं 12 - 2x, मतलब y = रहेगा 12 - 2x/3।
ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ यक्स, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ यक्स वी गेट यूनिक वाई। ओके, यहां पे हमें यूनिक वाई मिल रहा है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ यक्स यहां पे हमें मिल रहा है, देखिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स वी गेट यूनिक वाई। आप यहां पे एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपने एक्स का जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया आपको वहां पे वाई का वैल्यू यूनिक मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब देयरफॉर हम क्या कहेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, ये जो रिलेशन है ये रिलेशन, देयरफॉर द गिवन रिलेशन, हम क्या कहेंगे, द गिवन रिलेशन रिप्रेजेंट, ओके, द गिवन रिलेशन, ये जो रिलेशन हमें दिया है ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट द फंक्शन, रिप्रेजेंट y as a function of x, represent y as a function of x, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x वी गेट यूनिक y, या फिर वी कैन फाइंड यूनिक y, ऐसा भी कह सकते हैं हम, वी कैन फाइंड यूनिक y या फिर वी गेट यूनिक y। ये रहा a। फिर b में देखिए हमें क्या दिया है, व्हाट इज गिवन इन द b में हमारे पास है x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, इसका मतलब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स रहेगा। देखिए सपोज यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स अगर है तो इसका मतलब दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इट विल बी वाई इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है ना, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स है, तो वाई इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। अब देखिए फ्रेंड, x का वैल्यू अगर हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ये स्क्वायर रूट में 9 होगा, स्क्वायर रूट 9 मतलब ये 3 मिलेगा, मतलब y इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 रहेगा। इसका मतलब x के एक वैल्यू के लिए हमें y के 2 वैल्यू मिल रहे हैं, तो इसे हम फंक्शन नहीं कह सकते, ठीक है ना। फॉर वैल्यू ऑफ x वी गेट 2 वैल्यूज ऑफ y, वी गेट 2 वैल्यूज ऑफ y, मतलब यहां पे वन मेनी वन का सिचुएशन चलता है, लेकिन यहां पे वन मेनी का सिचुएशन मिलेगा। x का वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर के सेट में, समझ रहे ना आप, सपोज ये x का सेट और ये y का सेट है, ये x का सेट और ये y का सेट, अगर यहां पे हमने 0 लिया तो यहां y हमें क्या मिलेगा, +3 मिलेगा, -3 मिलेगा। अगर x का वैल्यू हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 रहेगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 मतलब प्लस माइनस 3 रहेगा। तो 0 यहाँ पे 3 के साथ एसोसिएट हो रहा है और 0 -3 के साथ भी एसोसिएट हो रहा है, मतलब ये केस कौन सा चल रहा है, वन मेनी का, और वन मेनी का सिचुएशन हमें नहीं चलता है। मेनी वन का सिचुएशन फंक्शन के लिए हम कंसिडर करते हैं, लेकिन वन मेनी का सिचुएशन हम फंक्शन के लिए कंसिडर नहीं कर सकते। फॉर वैल्यू ऑफ x we get 2 values of y, we get 2 distinct values of y, ठीक है ना। यहां पे हमें y के 2 distinct values मिल रहे हैं, we get 2 distinct या फिर different, ऐसा भी कह सकते हैं हम, we get 2 distinct values of y। फॉर एग्जाम्पल चाहे तो आप यहां पे देख सकते हो, मैंने जो एग्जाम्पल यहां पे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, फॉर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू क्या होगा, +-3। ये पॉसिबल होगा क्या, नहीं, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए c, सब क्वेश्चन सी में हमें क्या दिया है, x² - y इक्वल्स टू 25, इसका मतलब x² - 25 इक्वल टू y, ठीक है ना। या फिर आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, y इक्वल टू, तो क्या होगा, y इक्वल टू, समझेगा ना आपको, या फिर मैं ऐसा लिखूँ, देखिए 25 को हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये x² - 25 इक्वल टू y रहेगा, इसका मतलब हम y इक्वल टू लिख सकते हैं x² - 25। फॉर, ध्यान दीजिए, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। x का यहाँ पे अगर सपोज x का वैल्यू हमने 3 लिया तो 3² - 25 मतलब, और x का वैल्यू हमने -3 भी लिया, तो यहाँ पे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x का वैल्यू आप +3 लेते हो या फिर x का वैल्यू -3 लेते हो, आपको y का वैल्यू सेम मिलेगा, मतलब यहाँ पे मेनी वन का केस चलेगा। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x वी गेट यूनिक वैल्यू ऑफ y, ओके, वी गेट यूनिक वैल्यू ऑफ y,
यूनिक वैल्यू ऑफ y, देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। इसे हम फंक्शन कह सकते हैं। y, देखिए सपोज आपने x का वैल्यू +3 सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है ना। समझने के लिए थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। सपोज 8, हमने x का वैल्यू यहाँ पे 6 सब्स्टिट्यूट किया। 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 25 11। सपोज x का वैल्यू हमने -6 सब्स्टिट्यूट किया, -6 का स्क्वायर प्लस 36, 36 माइनस 25, इट इज अगेन 11। तो इसका मतलब x के दो डिफरेंट वैल्यू के लिए y का सेम वैल्यू मिल रहा है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x वी गेट यूनिक वैल्यू ऑफ y। यहां पे वन मेनी का केस था, यहां पे मेनी वन का केस है, और मेनी वन का केस हम फंक्शन के लिए कंसीडर कर सकते हैं, इसलिए इट इज अ फंक्शन। समझ रहे ना आप। देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट है, आपको समझ में लेना है। जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल दिया है, आप चाहे तो यहां पे एग्जांपल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू ±6, अगर ऐसा हम लेते हैं तो हमें y इक्वल टू क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। x का वैल्यू +11 सब्स्टिट्यूट कीजिए, सॉरी x का वैल्यू +6 सब्स्टिट्यूट कीजिए, 36, 36 माइनस 25 11। x का वैल्यू -6 सब्स्टिट्यूट कीजिए, -6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 25 अगेन 11। मतलब फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x वी गेट यूनिक वैल्यू ऑफ y। मतलब यहाँ पे मेनी वन का केस है, और मेनी वन का केस हम फंक्शन में कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वन मेनी है, ये केस हम कंसीडर नहीं करेंगे, मेनी वन का केस तो हम कंसीडर करते हैं, इसलिए इसे हम फंक्शन कह सकते हैं। फिर डी में देखिए हमें क्या दिया है, डी में दिया है 2y + 10 = 0। ओके, इसका मतलब 2y इक्वल्स टू -10, मतलब y इक्वल्स टू -5, और इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। हमने कांस्टेंट फंक्शन का डेफिनेशन देखा है, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ पे x है ही नहीं, x के किसी भी वैल्यू के लिए y का वैल्यू हमें -5 मिलेगा। x1 है y -5, x2 है y -5, x3 है y -5, मतलब मेनी वन टाइप का फंक्शन है। और मतलब मेनी वन है, मेनी वन सिचुएशन है, मेनी वन सिचुएशन रहेगी तो उसे हम फंक्शन कह सकते हैं। आप x का कोई भी वैल्यू यहाँ पे कंसिडर कीजिए, यू विल ऑलवेज गेट y इक्वल्स टू -5। आपको हमेशा y इक्वल्स टू -5 ही मिलेगा। इसका मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब फंक्शन है, इसमें फंक्शन वर्ड तो आया है कांस्टेंट फंक्शन में, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए ये जो हमें दिया है 3x - 6 = 21। अब इसमें y कहीं पे भी नहीं है, ठीक है ना। हमें क्या मिलेगा, 3x = 21 + 6 मतलब 27। इसका मतलब x इक्वल्स टू मिलेगा हमें 9, 27/39। इसमें कहीं पे y है क्या, ओके। दिस इट इज इक्वेशन इन x, इट इज इक्वेशन इन x। ये सिर्फ x में इक्वेशन है, y इज नॉट इन्वॉल्व, इसमें y इन्वॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है ना। y इज नॉट इन्वॉल्व, therefore it is not a function of, therefore हम क्या कहेंगे, it is not a function, ठीक है ना। it is not y as a function, या फिर it does not represent y as a function, ठीक है। it is हम यहाँ पे लिखेंगे it does not represent, ऐसा लिखा तो भी चलेगा, it does not represent y as a function of x, function of x, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो फंक्शन का डेफिनेशन वही फंक्शन का डेफिनेशन सिर्फ यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। ये जो रिलेशंस हमें दिए हैं इक्वेशन के माध्यम से, तो ये जो रिलेशंस है, ये रिलेशंस फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं, y एज अ फंक्शन ऑफ x ये रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं, ऐसे यहाँ पे हमें चेक करना था। तो हमने फंक्शन के डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई करके देखे। जो सेटिस्फाई नहीं करता है फंक्शन का डेफिनेशन, वो फंक्शन नहीं रहेगा। जो सेटिस्फाई करता है उसे हम यहाँ पे फंक्शन कहेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 4 में हमें f(m) दिया है m² - 3m + 1। अगर ऐसा है तो f(0), f(-3), f(1/2), f(x + 1), इन सभी के वैल्यूज यहाँ पे हमें फाइंड करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास f(m) है m² - 3m + 1। चलिए इसे कहते हैं हम फर्स्ट। अगर हमें f(0) फाइंड करना है तो हम यहाँ पे m = 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे इन फर्स्ट, ठीक है ना, क्योंकि हमें f(0) फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे जो f(m) है उसकी जगह यहाँ पे f(0) दिख रहा है, मतलब यहाँ का जो m है इस m की जगह हमें 0 सब्स्टिट्यूट करना है। जहाँ जहाँ m है वहाँ पे हमें 0 सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ f(0) = 0² - 3 × 0 + 1 इस प्रकार से रहेगा। इसका मतलब f(0) = 0 - 0 + 1 एंड देयरफॉर f(0) का वैल्यू हमें मिलेगा 1। फिर सब क्वेश्चन बी में हमें f(-3) फाइंड करना है।
तो इसका मतलब हम m इक्वल्स टू -3 फाइंड करेंगे इन फर्स्ट, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, f ऑफ -3 इक्वल्स टू -3 स्क्वायर -3 इंटू -3 प्लस 1 एंड देयरफॉर f ऑफ -3 इक्वल्स टू -3 स्क्वायर 9 -3 इंटू -3 प्लस 9 और प्लस 1। तो इसका मतलब f ऑफ -3 इक्वल्स टू 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 1 ये मिलेगा यहाँ पे 19, ठीक है। अब सब क्वेश्चन सी में हमें देखिए क्या फाइंड करना है, f ऑफ 1/2। इसका मतलब हम m इक्वल्स टू 1/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे इन फर्स्ट, तो ये मिलेगा f ऑफ 1/2 इक्वल टू, देखिए जहाँ m है वहाँ पे हमें 1/2 सब्स्टिट्यूट करना है, 1/2 स्क्वायर -3 इंटू 1/2 प्लस 1। इसका मतलब f ऑफ 1/2 इक्वल टू, ध्यान दीजिए क्या मिलेगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, ओके, -3 इंटू 1/2 3/2 और फिर यहाँ पे रहेगा प्लस 1 एंड देयरफॉर f ऑफ 1/2 दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 4। इस 4 को 4 ने डिवाइड किया तो हम इन सभी का एलसीएम हमने 4 लिया है, इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो 4 to 1 का एलसीएम हमने यहाँ पे 4 लिया है। 4 डिवाइड बाय 4 1 और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलेगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, 2 इंटू 3 यहाँ पे 6 रहेगा। अब यहाँ का इसका डिनोमिनेटर कितना है 1, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 ही मिलेगा, 4 इंटू 1 यहाँ पे रहेगा 4। इसका मतलब f ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 1 - 6 इट विल बी -5 प्लस 4 -1, मतलब इसका आंसर रहेगा -1/4, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए सब क्वेश्चन डी में हमें क्या फाइंड करना है, f ऑफ x प्लस 1। इसका मतलब जहाँ पे m है उसकी जगह हमें x प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करना है इन फर्स्ट। ध्यान दीजिए अगर हमने f ऑफ x प्लस 1 मतलब m की जगह x प्लस 1 सब्स्टिट्यूट किया तो f ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू रहेगा x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर -3 इंटू x प्लस 1 और फिर यहाँ पे रहेगा प्लस 1, मतलब f ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू इट विल बी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 -3x -3 प्लस 1। इसका मतलब f ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू रहेगा x स्क्वायर, ओके, प्लस 2x -3x -x, फिर ये प्लस 1 प्लस 2 -3 इट इज़ -1, तो आंसर मिलेगा हमें x स्क्वायर -x -1। अब सब क्वेश्चन ई में हमें f ऑफ -x फाइंड करना है। इसका मतलब जहाँ पे m है उसकी जगह हमें -x सब्स्टिट्यूट करना है इन फर्स्ट इसमें, तो जहाँ जहाँ m है वहाँ पे हम -x सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो f ऑफ -x फिर ये होगा -x ब्रैकेट स्क्वायर -3 इंटू -x प्लस 1। इसका मतलब f ऑफ -x इक्वल्स टू इट विल बी x स्क्वायर, फिर ये माइनस प्लस 3x और फिर यहाँ पे मिलेगा हमें प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। फिर अब सब क्वेश्चन f में हमें क्या फाइंड करना है, f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए m इक्वल्स टू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 प्लस h इन फर्स्ट, यहाँ पे जहाँ m है क्योंकि f ऑफ 2 प्लस h का सबसे पहले वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये रहेगा f ऑफ 2 प्लस h इक्वल टू, जहाँ जहाँ m है वहाँ पे हमें 2 प्लस h सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ मिलेगा 2 प्लस h ब्रैकेट स्क्वायर -3 इंटू 2 प्लस h प्लस रहेगा 1। तो इसका मतलब f ऑफ 2 प्लस h इक्वल्स टू 2 प्लस h ब्रैकेट स्क्वायर 4 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर, ठीक है। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 -3h और यहाँ पे रहेगा प्लस 1। इसका मतलब f ऑफ 2 प्लस h इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, देखिए h स्क्वायर, मैं सबसे पहले h स्क्वायर लिखता हूँ, 4h माइनस 3h इट विल बी h, मतलब h स्क्वायर प्लस h मिला है, ठीक है ना, 4h माइनस 3h इट विल बी h। अब ये 4 माइनस 6 -2 प्लस 1 इट विल बी -1, ठीक है। ये f ऑफ 2 प्लस h मिला है। अब उसी प्रकार से f ऑफ 2 फाइंड करने के लिए m इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे इन फर्स्ट। इस फर्स्ट में m की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या मिलेगा, देखिए f ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर -3 इंटू 2 और फिर यहाँ पे रहेगा प्लस 1। तो इसका मतलब
एफ ऑफ 2 इक्वल टू मिलेगा 4 माइनस 6 प्लस 1। ठीक है ना, जहाँ एम है वहाँ पे हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया। 4 माइनस 6 प्लस 1, 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 1, इट इज़ -1। अब हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच का वैल्यू। एफ ऑफ 2 प्लस एच का वैल्यू क्या है, देखिए हमारे पास एच स्क्वायर प्लस एच माइनस 1, और एफ ऑफ 2 का वैल्यू माइनस एफ ऑफ 2 का वैल्यू हमें मिला है -1। ठीक है ना, तो देखिए हमारे पास अब यहाँ पे क्या रहेगा, नाउ दिस विल बी कितना रहेगा, एच स्क्वायर प्लस एच -1 प्लस 1, ये -1 माइनस इंटू माइनस प्लस -1 प्लस 1 अपॉन एच है। सॉरी यहाँ पे हम एच लिखना भूल गए, इसका डिनोमिनेटर कितना है, एच है। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए एच स्क्वायर प्लस एच प्लस -1 प्लस 1 ऐसा होगा ना, ये क्या होगा, ये -1 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये -1 और ये +1 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय h, -1 + 1 कैंसल, जो बचता है वहाँ से हम h बाहर ले सकते हैं। अगर यहाँ से हमने h बाहर लिया तो ब्रैकेट में h+1 रहेगा अपॉन h, तो ये h इस h के साथ कैंसिल होगा, इसका मतलब आंसर हमें मिलेगा h+1। एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच, इसका वैल्यू यहाँ पे मिलेगा हमें h+1। हियर h इज नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे h नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है ना, चाहे तो हमने h क्यों कैंसिल किया, बिकॉज हमें प्रोवाइड किया गया है h इज नॉट इक्वल टू 0, इसके कारण हमने h को कैंसिल किया, तो हमारे पास आंसर रहेगा h+1, ये रहेगा इसका आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देने का पर्पज यही है कि फंक्शन का पर्टिकुलर किसी पॉइंट के लिए हमें वैल्यू फाइंड करते आना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं प्रकार के वैल्यूज हमें आगे जाके 12th स्टैंडर्ड में कंसीडर करने हैं। फंक्शन ये चैप्टर 12th स्टैंडर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन आपका MST CET JEE इनमें फंक्शन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन के टाइप्स, फंक्शन का डेफिनेशन, ये पूरी बातें अगर ठीक तरह से हम समझ सकते हैं, ठीक तरह से डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है, आगे वाले जो प्रॉब्लम है क्लास 12th रहेगा, तो क्लास 12th का तो आपका पूरा पेपर सेकंड जो है कैलकुलस का पार्ट है, तो वहां पे हमें फ्रीक्वेंटली फंक्शन को यूज करना है। तो उसी पर्पज से फंक्शन का यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से हमें पढ़ाई करनी है क्लास 11th में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर g ऑफ x 0 है, दिया हुआ हर एक g ऑफ x फंक्शन 0 है, तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, देखिए सब क्वेश्चन ए में g ऑफ x इक्वल्स टू हमें दिया है 5x माइनस 6 अपॉन 7, बट लेकिन हमें g ऑफ x इक्वल्स टू 0 दिया है, इसका मतलब 5x माइनस 6 अपॉन 7 इक्वल टू 0, मतलब 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर इस 7 को ट्रांसफर करेंगे तो 0 इंटू 7 इट विल बी 0, इसका मतलब 5x इक्वल्स टू 6 रहेगा, मतलब x इक्वल्स टू मिलेगा हमें 6 अपॉन 5। ठीक है, फिर सब क्वेश्चन बी में देखिए हमें क्या दिया है, g ऑफ x इक्वल्स टू दिया है 18 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 7, लेकिन g ऑफ x का वैल्यू 0 है, इसका मतलब 18 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 7 इक्वल टू 0 रहेगा। 7 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा, इसका मतलब 18 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब देखिए इसका मतलब 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 18। इस माइनस 2x स्क्वायर को अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो प्लस होगा, इसका मतलब 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 18, मतलब x स्क्वायर इक्वल्स टू 18 अपॉन 2, इसका मतलब x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू रहेगा +-3। ठीक है, फिर इसके बाद में सब क्वेश्चन सी में हमें दिया है g ऑफ x इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, लेकिन यहाँ का जो g ऑफ x है ये 0 है, इसका मतलब 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर्स हम ले सकते हैं 6x स्क्वायर, 6 इंटू -2 -12 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिसका सम हमें 1 x का कोएफिशिएंट मिलना चाहिए, मतलब 1 मिलना चाहिए, तो ये ले सकते हैं हम 4x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए 4x माइनस 3x x मिलेगा। अब इन दोनों टर्म में से हम अगर 2x को बाहर लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 3x प्लस 2,
यहाँ से -1 को बाहर लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा फिर से 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब 3x प्लस 2 को अगर बाहर लेते हैं तो 3x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। मतलब 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 रहेगा और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 रहेगा। मतलब 3x इक्वल्स टू माइनस 2 होगा और 2x इक्वल्स टू 1 मिलेगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 3 रहेगा और x इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1/2। तो इस प्रकार से x के दो वैल्यू रहेंगे -2/3 और 1/2। ओके, अब देखिए सब क्वेश्चन डी में g ऑफ x थोड़ा सा लंबा दिया है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, ये क्यूबिक है। नाउ g ऑफ x इक्वल्स टू क्या दिया है, x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, g ऑफ x का वैल्यू 0 है, इसका मतलब x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 रहेगा। अब यहाँ पे इस प्रकार का फैक्टराइजेशन मेथड नहीं हम यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये क्यूबिक है। तो यहाँ पे देखिए हम एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। अगर हमने x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट किया सपोज इसमें, तो 1 का क्यूब मतलब 1 मिलेगा। यहाँ पे 2 इंटू 1 इट विल बी -2। यहाँ पे -5 इंटू 1 -5 और +6, मतलब 1 + 6 7, -2 -5 -7, 7 - 7 इट इज 0। इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका पहला फैक्टर हमें x - 1 मिलेगा। ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, हम एक एक सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, अगर x इक्वल्स टू 1 इसे सेटिस्फाई नहीं करता तो हम x इक्वल्स टू -1 सब्स्टिट्यूट करके देखते। वो भी सेटिस्फाई नहीं करता तो x इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करते। वो भी सेटिस्फाई नहीं करता तो x इक्वल्स टू -2 सब्स्टिट्यूट करते। तो इस प्रकार से ट्रायल एंड एरर मेथड हम यूज करते हैं। इसका मतलब अब यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 ये वैल्यू इसे सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसके फैक्टर्स लेने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक है ना। किसके लिए, इस g ऑफ x को फैक्टराइज करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। किस प्रकार से यूज किया जाता है, देखिए बहुत ही सिंपल है। x³ का कोएफिशिएंट 1, x² का कोएफिशिएंट -2, x का कोएफिशिएंट -5 और कांस्टेंट टर्म कितना है 6। x इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट किए बाद इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा था तो यहाँ पे हम लेंगे 1। अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड में ये जो पहला एलिमेंट रहता है इसे एज इट इज लेना है पहले नंबर को, फिर इन दोनों के यहाँ पे जो भी रहेगा उसे एज इट इज लेना है नीचे। फिर 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, डिवीजन में सब्सट्रैक्शन किया जाता है, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन मेथड में आपको एडिशन लेना है। -2 + 1 इट इज -1, -1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, -5 प्लस -6 यहाँ पे हम एडिशन लेते हैं। -5 प्लस देखिए -5 प्लस -1 मतलब -5 -1 इट विल बी -6, -6 इंटू 1 इट इज -6, 6 प्लस -6 इट इज 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका पहला फैक्टर, एक फैक्टर तो हमारे पास था x - 1, एक फैक्टर x - 1 है क्योंकि x इक्वल्स टू 1 इससे सेटिस्फाई कर रहा था। अब देखिए इसका डिग्री कितना है, 3 है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। तो एक से पावर कम करते हैं, इसके साथ लेते हैं हम x², इसके साथ लेते हैं हम x। एक से पावर कम किया हमने, x³ था तो हमने यहाँ पे लिया x², यहाँ पे x⁴ रहता तो हम यहाँ पे लेते x³, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने x² लिया है। ओके, पहला फैक्टर देखिए हमने क्या लिया है, x - 1। अब दूसरा फैक्टर हम किस प्रकार से लिखेंगे, x² से 1 को मल्टीप्लाई किया x², x से -1 को मल्टीप्लाई किया -x, फिर -6 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब इसके फैक्टर्स लेना बहुत आसान है। x - 1 इंटू ये रहेगा x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। समझ रहे ना आप, वाई, बिकॉज x² का कोएफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म -6, इनको दोनों का प्रोडक्ट -6 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसका सब मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट -1 आना चाहिए। अब इन दोनों में से अगर सपोज हमने x को बाहर लिया तो ब्रैकेट में x - 3 रहेगा। यहाँ से हमने 2 को बाहर लिया, अगेन ब्रैकेट में x - 3 रहेगा। नाउ दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस पूरे ब्रैकेट में से हम x - 3 को बाहर ले सकते हैं। अगर हमने x - 3 को बाहर लिया तो ब्रैकेट में x + 2 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रहेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें मिलेगा x + 2। नाउ दिस इज इक्वल टू 0।
x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 दिस इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब देखिए x के वैल्यू कौन कौन से रहेंगे, 1 रहेगा, x का वैल्यू प्लस 3 रहेगा, ठीक है ना, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 मतलब ये x का वैल्यू 3 रहेगा, और उसी प्रकार से x का वैल्यू यहाँ पे हमें मिलेगा -2। तो x के 3 वैल्यूज़ है, x के 3 वैल्यूज़ कौन कौन से रहेंगे, +1 +3 और -2, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इसे फैक्टराइज करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, हम हर एक चैप्टर के हर एक थ्योरेटिकल पार्ट को, एक्सरसाइज को, मिसलेनियस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर रहे हैं। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। इस यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने इसे सब्सक्राइब किया होगा तो हम आपके बहुत आभारी है। और देखिए फ्रेंड्स, वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।